हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज़ में हम पार्लियामेंट को डिस्कस कर रहे थे और इसमें आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। देखिए, जब भी किसी बिल को राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उसको जो पास करने की जो पूरी प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होती है। हर एक बिल की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना ज़रूरी होता है, किसी में सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब कुछ टाइप्स है मेजॉरिटी के, जो भी किसी भी बिल को पास होने के लिए ज़रूरी होती है। तो ये टाइप्स इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो मेजॉरिटी है वो हमारी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि जितने मेंबर्स जिस टाइम पे बिल के लिए वोट डाली जा रही है उस टाइम पे हाउस के अंदर कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं। तो जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका 50% से 1 ज़्यादा होना चाहिए। ये होती सिंपल मेजॉरिटी। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझें, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल मेजॉरिटी निकालने के लिए, n/2 + 1। n यहाँ है नंबर ऑफ़ मेंबर्स प्रेजेंट, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, देन उसमें +1 ऐड करते हैं तो हमारी सिंपल मेजॉरिटी निकल के आती है। अगर किसी भी बिल को सिंपल मेजॉरिटी का फेवर मिल जाता है तो वो बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट के अंदर। अगर एग्जाम्पल से समझे इसको हम, लेट्स से अगर 400 मेंबर्स प्रेजेंट है उस वक्त जब बिल के लिए वोट डाली जा रही है, हाउस के अंदर 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम 400 का 50% काउंट करते हैं, जो कि 200 होता है। फिर उसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं, यानी 201 वोट्स अगर बिल के फेवर में जाती है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है हाउस के अंदर। अगर अब बात आती है कि ये सिंपल मेजॉरिटी किन किन बिल्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट है पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स। जितने भी कोई भी साधारण बिल हम पास कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल बिल है, कोई मनी बिल है, इन बिल्स को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ही की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है पासिंग ऑफ एडजर्नमेंट मोशन। ये हमने लास्ट वीडियो ये पढ़ेंगे हम अभी आगे जाकर। मोशन जो है डिफरेंट टाइप्स जो ऑफ मोशन जो होते हैं, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन या मोशन ऑफ थैंक्स। जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन है इनको पास कराने के लिए हाउस के अंदर सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको लोकसभा के अंदर एक्चुअली जो उनके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ से पास होने के बाद लोकसभा के अंदर उसको पास होने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है और ये आर्टिकल 67 के अंदर दिया गया है। अप्रूवल ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अगर किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है तो उसके अप्रूवल के लिए भी लोकसभा के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कराना होता है। अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो सेम अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लागू करनी है तो उसके लिए भी लोकसभा के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास कराया जाता है। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 93 के अंदर कहा गया है कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो कंडक्ट होता है उसमें भी सिंपल मेजॉरिटी ही यूज़ होती है। इलेक्शन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं आर्टिकल 89 के अकॉर्डिंग, उनका इलेक्शन भी सिंपल मेजॉरिटी से ही कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ ए रेजोल्यूशन बाय द लोकसभा फॉर डिसअप्रूविंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है कंट्री के अंदर तो उसको हटाने के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास करना होता है लोकसभा को। तो वो जो रेजोल्यूशन पास होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी मेजॉरिटी का वो है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो हमारे हाउस की जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ होती है उसको कंसीडर करते हैं हम। इसमें जो वैकेंट सीट है यानी जो सीट्स खाली रह जाती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, वो इंक्लूड नहीं करते हम कैलकुलेशन के टाइम पे। जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ है उसी को हम इंक्लूड करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लो हम राज्यसभा का केस लेते हैं।
तो वैसे राज्यसभा की मान लो वैसे तो टोटल स्ट्रेंथ जो राज्यसभा की होती है वो 250 होती है, लेकिन इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब है अभी पर जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं वो केवल 245 है। तो यानी जो मेंबर्स अभी जितनी सीट पर मेंबर इलेक्ट होकर आए हैं वो जो स्ट्रेंथ हुई वो इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ हुई है, यानी 245 टोटल मेंबर अभी इलेक्ट होकर हाउस के अंदर आए हैं, तो वो वहाँ की इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई। तो अब मान लो अगर वोटिंग के टाइम पे 15 सीट्स वैकेंट है, तो यानी अभी टोटल जो मेंबर्स बचे हैं वहाँ पर जो प्रेजेंट हाउस के अंदर वो 230 मेंबर्स रह गए। तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी के लिए क्या चाहिए होगा, 50% चाहिएगा हमें इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ का। यानी अब हम जो 50% काउंट करेंगे वो ना तो 250 का करेंगे ना 245 का करेंगे, वो हम 230 का करेंगे। तो 50% होगा 230 का 115 होगा। और आप सबको पता है वोट्स अगर डलती है तो किन्हीं जो 2 पार्टीज़ में 1 वोट ज़्यादा होगी कि बिल के फेवर में किसी तरफ से 1 वोट ज़्यादा ही होगी, तभी मेजॉरिटी कंसीडर की जाती है। तो 50% जो होगा वो 115 होता है, तो एटलीस्ट 116 वोट चाहिए होगी इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से बिल को पास कराने के लिए। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का एग्जांपल। नेक्स्ट है कि इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी किन किन बिल्स को पास कराने के लिए चाहिए होती है। जो वाइस प्रेसिडेंट है, हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको सिंपल मेजॉरिटी, उनके खिलाफ जो उनके अगेंस्ट जो भी रेजोल्यूशन लाया जाता है उनको हटाने के लिए लोकसभा के अंदर उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कराया जाता है, लेकिन राज्यसभा के अंदर उनके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है उसको इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से पास कराया जाता है। ये भी आर्टिकल 67 के अंदर मेंशन किया गया है। रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो जो डिप्टी चेयरमैन हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से नीचे होते हैं, तो डिप्टी चेयरमैन की का जो रिमूवल होगा वो भी इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से ही होगा, और उनके रिमूवल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 90 के अंदर दिया गया है। रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हमने पढ़ा था कि जो इनके इलेक्शंस होते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन अगर इनको हटाना है तो आर्टिकल 90 के अकॉर्डिंग इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है, जो टोटल मेंबरशिप होती है हाउस की, मान लो अगर राज्यसभा के केस में 250 टोटल मेंबरशिप है और लोकसभा के केस में 550 टोटल मेंबरशिप है, तो उसी का 50% रिक्वायरमेंट होती है इस मेजॉरिटी के लिए। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई सीट वैकेंट है या कोई मेंबर एब्सेंट है, तो वो सब इसके अंदर हम कंसीडर नहीं करते जब हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें केवल टोटल मेंबरशिप का 50% ही चाहिए होता है। हाँ, वैसे मोस्टली ये जो मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये यूज़ नहीं की जाती है। अगर एग्जांपल से समझे हम, अगर मान लो टोटल मेंबरशिप अगर 245 है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 123 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकल के आती है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल मेजॉरिटी। इस स्पेशल मेजॉरिटी को भी आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पेशल मेजॉरिटी 1। इसमें क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। एक तो हम मेजॉरिटी निकालते हैं जो टोटल मेंबरशिप हुई हाउस की, यानी जितने टोटल मेंबर हैं हाउस के अंदर उसका हाफ करके हम मेजॉरिटी निकालते हैं, और साथ के साथ एक और कैलकुलेशन करते हैं हम कि जितने मेंबर प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं उसका 2/3 भी निकालते हैं हम। तो ये किन किन केसेस में रिक्वायर्ड होती है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, उसमें कुछ चेंजेस करने हमें आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, तो हमें इस टाइप की मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना है, आर्टिकल 124 में ये मेंशन किया गया है, तो इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी 1 की रिक्वायरमेंट होती है। हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए भी इसी टाइप की मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये आर्टिकल 217 के अंदर मेंशन किया गया है। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को यानी कैग को अगर उनके ऑफिस से रिमूव करना है, हटाना है, तो आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया कि उनको स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जा सकता है।
रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तब भी स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ होता है, आर्टिकल 324 में दिया गया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ये आर्टिकल 243 के में दिया गया है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लागू करनी होती है हमारी नेशन के अंदर, तो उसके लिए जो वो प्रोक्लेमेशन इशू होता है उसको अप्रूव करने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी जो सेकंड टाइप की है। इसमें भी क्या है, अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस इज़ रिक्वायर्ड, यानी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो टोटल मेंबर्स है उसका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर 245 अगर मेंबरशिप है राज्यसभा केस में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, और जो भी मेजॉरिटी निकल के आती है उतने ही फेवर में वोट्स चाहिए इस स्पेशल मेजॉरिटी को इम्पोज करने के लिए। तो ये जैसे कि इसमें ये जो कहाँ यूज़ होती है, आर्टिकल 61 में इसका यूज़ होता है जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, अगर प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है तो इस तरह की मेजॉरिटी का यूज़ होता है। नेक्स्ट स्पेशल मेजॉरिटी थर्ड टाइप की, मान लो ये राज्यसभा में यूज़ होती है। अगर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं, इसका भी सेम केस है, जो टोटल मेंबर्स प्रेजेंट है जो वोट में पार्ट ले रहे हैं उनका 2/3 करके काउंट करते हैं। और रिकमेंडेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इस जो ये स्पेशल मेजॉरिटी थर्ड टाइप है इसका केवल राज्यसभा के अंदर ही यूज़ होता है। अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस ऐड करनी है आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग, तो राज्यसभा रिकमेंड करती है। ये लोकसभा के अंदर रिकमेंडेशन इशू नहीं होती है, इसके लिए केवल राज्यसभा ही रिकमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, अगर जैसे हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसको एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट पर भी जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास पावर्स होती है कि उसी का जो लॉ होगा वो प्रिवेल होगा स्टेट के ऊपर। लेकिन जो कई बार क्या होता है, स्टेट लिस्ट पर भी यूनियन जो गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है अगर स्टेट रिक्वेस्ट करती है। तो जो स्टेट लिस्ट पर जो मैटर्स है उन पर अगर लॉ बनाना होता है तो ये जो चलता है रेजोल्यूशन जो पास होता है वो सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट होता है, क्योंकि राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। और ये आर्टिकल 249 के अंदर है, इसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।